नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फागेरिया में, वो चैनल जहां हम दुनिया के सबसे जटिल जियोपॉलिटिकल मुद्दों को आसान बनाते हैं। मेरा नाम है कोमल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और महत्वपूर्ण क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें एक ही जगह पर टिकी हैं, रूस और यूक्रेन। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी भू राजनीतिक घटना है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है और आने वाले कई सालों तक पड़ेगा। लेकिन ये हमला क्यों हुआ? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा है या दशकों पुरानी दुश्मनी का नतीजा? नाटो की इसमें क्या भूमिका है? और सबसे जरूरी सवाल, इसका भविष्य क्या होगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज की स्पेशल क्लास में मैं कोमल फागेरिया आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। हम इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल शून्य से समझेंगे, इतिहास के पन्नों से लेकर आज के ताज़ा हालात तक। हम जानेंगे वो कारण जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ही बात करता है। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फागेरिया पर। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने सबका ध्यान खींच लिया। 9 जुलाई 2025 की रात रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। 728 ड्रोन और 13 हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक रणनीतिक प्रदर्शन था। हमले के निशाने थे कीव और लुट्स्क जैसे शहर, और ध्यान देने वाली बात यह है कि लुट्स्क पोलैंड के बेहद करीब है, जो नाटो का सदस्य है। यानी रूस ने यह संदेश बिल्कुल साफ दिया है कि वो आप सीधे सीधे पश्चिम की सीमा तक पहुंच चुका है। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशान छोड़ गईं। दोनेत्स्क में 8 नागरिकों की मृत्यु हुई और लुत्स्क में कई इमारतें, वाहन, पार्किंग और संरचनाएं पूरी तरह तहस नहस हो गईं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है इस हमले की टाइमिंग। ये हमला ठीक तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नई हथियार सप्लाई का वादा किया और खुले तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। इसका मतलब साफ है, ये केवल हमला नहीं था, ये एक जवाब था, एक जियोपॉलिटिकल काउंटर मैसेज। अब अगर हम इस घटना को केवल युद्ध के चश्मे से देखें तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। यह दरअसल एक बहुस्तरीय जियोपॉलिटिकल मैनूवर था, जिसमें सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक संकेत भी भेजे गए। रूस दिखाना चाहता है कि वो अभी भी तकनीकी रूप से सक्षम है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल से उसने यह साबित किया है कि उसकी सेना अभी भी कटिंग एज वॉरफेयर में आगे है। और ये नाटो के लिए एक चेतावनी है कि यूरोप अब सुरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है। रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी है। दशकों से रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी रही है। वहीं अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी या क्वाड जैसे सामरिक मंच। भारत ने अब तक इस युद्ध पर कोई ठोस पक्ष नहीं लिया है और यही उसकी रणनीति रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत इस समय एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रूस से सैन्य संबंधों को बनाए रखना जरूरी है, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग से दूर भी नहीं रह सकता। भारत को वैश्विक मंचों पर शांति की वकालत करनी होगी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हम सोचें कि भारत को क्या करना चाहिए, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि वो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में इस तनाव को कम करने के लिए कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाए, ना तो किसी पक्ष में जाकर, ना ही चुप रहकर, बल्कि पहल लेकर। साथ ही भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना होगा, क्योंकि ऐसे तनावपूर्ण हालात में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और उसकी सीधी मार आम जनता पर पड़ सकती है। सबसे अहम बात, भारत को ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा बनना है, पैसिव ऑब्जर्वर नहीं। तो दोस्तों, आज की क्लास से हमें क्या सीखने को मिला? जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पावर और मिसाइल्स की बात नहीं होती। ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, नैरेटिव बिल्डिंग और उस तटस्थता की होती है जो समय पड़ने पर सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक टूल बन जाती है। अगर आपको आज का विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फागेरिया पर।